नमस्कार मित्रों, अतुल IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में MCQ प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है राजस्थान का, उसका RS प्रीलिम्स एग्जाम में एक बहुत ही बड़ा रोल निकल कर आता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से जो है पूछे हर साल जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण जो है इसका एक अलग से सीरीज हमने स्टार्ट किया है। आर्थिक सर्वेक्षण अगर हम 22-23 देखें तो इसके अंदर लगभग 10 से 11 जो है चैप्टर्स हैं। सभी चैप्टर्स को दो दो पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इनसे MCQ प्रश्न हम लेकर आएंगे। जैसे जो पार्ट 1 है, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से, हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है उससे है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें तीसरा और चौथा पार्ट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वो क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे ताकि सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो MCQ प्रश्न के माध्यम से कवर हो सके। इस आर्थिक सर्वेक्षण सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स में जो है आर्थिक सर्वेक्षण से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली RS प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उसी के बिहाफ पर हमने ये सीरीज MCQ सीरीज के क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। चलिए हमारे पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी निश्चित अवधि के दौरान राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मुख्य उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक साल के अंदर या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर अगर हमें किसी राज्य का आर्थिक प्रदर्शन देखना है, आकलन करना है, तो उसके लिए कौन सा मुख्य उपकरण जो है वो होता है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प A, यानी किसी राज्य की आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और चारों विकल्प में दिए गए टर्म्स को हम और अच्छे से जानते हैं। तो ये जो GSDP होता है एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य के आर्थिक प्रदर्शन का आकलन करने का मुख्य उपकरण है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मोस्टली GSDP को यूज किया जाता है। और अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो किया जाता है। वैसे राज्य लेवल पर हमारा GSDP होता है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम PCI जिसे प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, इसकी गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। यानी अगर हमें पर कैपिटा इनकम निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, यानी जो हमारा GSDP होता है उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन यानी जो भी हमारा जो है कितना जो नुकसान हुआ है अगर उसको हम माइनस कर दे तो हमारा NSDP निकल कर आता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो जो ये NSDP है अगर इसको हम मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या, जिसे अगर हम मिड ईयर पॉपुलेशन बोलते हैं, अगर इससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। उसके अलावा हमारा CPI और WPI होता है जिसे थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहा जाता है। तो ये समग्र आर्थिक स्तर पर कीमतों में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सूचकांक होते हैं। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में राजस्थान का योगदान प्रचलित मूल्यों पर क्या है। यानी 3 क्षेत्र होते हैं, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो हमसे ये पूछा है कि उद्योग क्षेत्र में क्या योगदान है, कितना % है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, इसमें हमारा सही उत्तर है विकल्प C यानी 27.31%। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और बाकी क्षेत्रों के भी कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। तो कृषि, जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी और मछली पकड़ना शामिल है, वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में राजस्थान का योगदान 28.95% रहा। उद्योग क्षेत्र में क्या क्या शामिल है,
खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति और उपचारात्मक सेवाएं और निर्माण क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में राजस्थान का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31% है, जो अभी हमारा क्वेश्चन भी था। अगर हम सेवा क्षेत्र की बात करें तो उसमें व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन, रेलवे और अन्य सेवाएं शामिल हैं। वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र में राजस्थान का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 43.74% है। तो ये तीनों हम अच्छे से याद कर लेंगे। कृषि का 28.95, उद्योग का 27.31 और सेवाओं का 43.74% है। उसके अलावा कृषि, उद्योग और सेवाओं में क्या क्या शामिल है अलग से, वो भी हम इसमें याद करेंगे। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि क्रूड ऑयल जो होता है वो राजस्थान में बाड़मेर वगैरह में प्रोड्यूस होता है, तो राजस्थान कितना उत्पादन करता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, यानी राजस्थान का दूसरा स्थान कच्चे तेल के उत्पादन में है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। राज्य कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादक 4 क्षेत्र हैं, 4 बेसिन हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्र फैला हुआ है और 14 जिले इसमें शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा 30 नवंबर 2022 को गेल इंडिया लिमिटेड को बाड़मेर बेसिन से तेल और गैस की खोज के लिए एक नया ब्लॉक स्वीकृत किया गया है और जैसलमेर बेसिन से तेल और गैस उत्पादन के लिए नया ब्लॉक DSF 3 के तहत MOPNG द्वारा 8 सितंबर 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया था। हमारे लिए पहला और दूसरा फैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है निर्यात तैयारी सूचकांक, जिसे एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? जो नीति आयोग जो ये इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड करता है, लॉन्च करता है, तो इसमें कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो राजस्थान का इसमें 11वां स्थान है, यानी विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में और जानते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान ने निर्यात तैयारी स्कोर में कितना स्कोर जारी किया है? 47.13, जो देश में समग्र 11वीं रैंक हासिल करता है और 40.23 का निर्यात प्रदर्शन स्तंभ स्कोर हासिल करते हुए 6वीं रैंक हासिल करता है। राजस्थान से निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में इंजीनियरिंग का सामान, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प, रसायन और संबद्ध उत्पाद शामिल है, जो राज्य के निर्यात का 7% से अधिक हिस्सा है। वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य का कुल निर्यात मूल्य 71,999.72 करोड़ रहा। तो ये अब याद जरूर रखें कि 5 शीर्ष वस्तुएं कौन सी है जिनका निर्यात किया जाता है और हमारी कौन सी रैंक थी। हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की शुरुआत कब की हुई या फिर कब शुरू की गई? तो ये हमारी केंद्र की योजना है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में आवास लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर भी बहुत लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया फीचर ये है कि इसके अंदर आपको आवास के साथ में एक शौचालय के लिए भी पैसा जो है वो सरकार देती है और मनरेगा के तहत आपको जो है वो लेबर 90 दिन का भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि आप अपना घर बना सकते हैं। यानी मेरे को अगर अपना घर जो है खुद बनाना है तो मेरे को वहाँ पे 90 दिन का लेबर मिलेगा। यानी अगर मैं किसी और का घर जाके बनाऊंगी इससे अच्छा तो मैं अपना खुद का घर बना लूँगी, तो मुझे लेबर मिलेगा। उसके अलावा मुझे अलग से अनुदान मिलेगा कि मैं एक शौचालय बनाऊँ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय वाला टारगेट भी पूरा हो जाता है और एक घर भी बन जाता है। तो एक योजना से 3 जो है चीज़ें वो टारगेट होती हैं। तो ये कब शुरू की गई थी? ये 2016 में शुरू की गई थी, इसलिए हमारा सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो ये योजना भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2016 को शुरू की गई थी। ये ग्रामीण लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ
पक्के घर उपलब्ध कराने और सभी के लिए आवास के लक्ष्य पर केंद्रित है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन किसके माध्यम से किया जाता है, ये जरूर याद रखें। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर इसमें लाभार्थियों का चयन किया जाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान 2,38,379 नए घरों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये देय होता है, जिसमें शौचालय के लिए अतिरिक्त 12,000 रुपये दिए जाते हैं। और मनरेगा योजना के तहत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी यानी 90 मानव दिवस भी देय, यानी 90 दिन वो अपने घर के काम में लगा सकता है, उसके लिए उसको मजदूरी मिलेगी। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर कृषि क्षेत्र में पशुधन का योगदान क्या है। तो अगर आप पाठ नंबर 2 देखेंगे, जो हमारा कृषि वाला जो पाठ है, तो उसके अंदर जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें हमको कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो उसमें ये भी दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर्स का क्या योगदान है, जैसे खेती का क्या योगदान है, वानिकी का क्या है, मछली पालन का क्या है। तो हमसे यहाँ पर पशुधन का योगदान पूछा है। तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये याद रखना, क्योंकि 46% जो है वो हमारा कृषि का है और जो सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर हमारा पशुधन आता है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट हम इसको अच्छे से अगर 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद रख लेंगे। डरने की कोई बात इसमें नहीं है। तो वर्तमान मूल्यों पर राजस्थान के GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2011-12 में 28.56% था, जो 2022-23 में बढ़कर 28.95% हो गया। वर्ष 2022-23 की मौजूदा कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान अग्रिम अनुमान जो हमने लगाया है, पशुधन का 46.41%, फसल का 46%, वानिकी लॉगिंग का 60.20% और मछली पकड़ने का 0.39% है। तो यह हमारा पशुधन जो है वो फर्स्ट नंबर पर इसमें है। और ये जो हमारा फिशरीज है ये हमारा लास्ट है, लेकिन इसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। तो हाईएस्ट अगर हम वृद्धि की बात करें तो वो हमारा मछली पकड़ना है और सबसे कम वृद्धि जो है वो पशुधन में हुई है। ये है तो फर्स्ट नंबर पर, इसमें वृद्धि सबसे कम हो रही है। ये लास्ट नंबर पर है पर इसमें वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रही है। इसमें कन्फ्यूज़न ना हो और इसे अच्छे से याद करें। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन सी फसलों में राजस्थान जो है अच्छा करेगा, जो वाटर डेफिसिट होंगी, यानी जिनको कम पानी में उगाया जाएगा। तो ऐसी फसलें जो कम पानी में उगती है वही पूरे राजस्थान में ज़रूर उगाई जाएंगी और इनमें राजस्थान का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर इस तरीके से लॉजिक से याद रखें तो हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बाजरा, सरसों, तिलहन। बाजरा, सरसों, तिलहन तीनों ही ऐसी फसलें हैं जिनमें कम पानी का उपयोग होता है, इसलिए राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि राजस्थान का किन किन फसलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। तो प्रथम स्थान है बाजरा, तोरिया और सरसों, पोषक अनाज, कुल तिलहन और ग्वारगम, जिसे हम ग्वार बोलते हैं, तो उसके लिए भी फर्स्ट रैंक है। सेकंड रैंक है कुल दालों, मूंगफली के उत्पादन में, और तीसरा रैंक है चना, ज्वार और सोयाबीन के उत्पादन में। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू की गई है। तो यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं। हमारा सही उत्तर है कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो पहले ये 3 जिलों में स्टार्ट हुई थी, बाद में इसे आगे बढ़ा दिया गया था और अब ये सारे जितने भी जिले हैं उनमें इम्प्लीमेंटेशन इसका हो रहा है। तो इसका उद्देश्य था कि किसानों द्वारा अपने खेतों में अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को उत्पादन को बढ़ावा देना। और प्रारंभ में ये योजना कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर जलवायु क्षेत्रों में शुरू की गई थी। वर्ष 2018-19 में ये योजना प्रदेश के सभी 10 जलवायु खंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 वर्ष से कम पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन शामिल है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन NMAET के वित्त पोषण में केंद्र का क्या योगदान है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जहाँ पे राज्य के बारे में पूछा था। हमने सिमिलर लाइंस पे सेम क्वेश्चन फ्रेम किया है
ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस हम अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है 60%, क्योंकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। तो इसमें राज्य का और केंद्र का 60/40 होता है, जिसमें केंद्र का 60% योगदान होता है और राज्य का 40% योगदान होता है। तो हमसे पहले राज्य का पूछा था तो उसका आंसर 40 था, और अब केंद्र का हमने पूछा है तो वो 60% है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। जैसा कि इसमें बताया हुआ है, प्रौद्योगिकी कृषि विस्तार, यानी इसके अंदर क्या होगा, कृषि विस्तार का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण करना, जिसके माध्यम से कृषि विज्ञान की उचित तकनीक और अच्छी प्रथाओं को किसानों तक स्थानांतरित किया जा सके। इसमें फंडिंग पैटर्न है 60-40। इसके 4 उपमिशन हैं। कृषि विस्तार उपमिशन, बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन और कृषि में ई गवर्नेंस योजना। तो ये 4 उपमिशन अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस योजना के तहत कौन कौन से सबमिशन या उपमिशन है। हमारा प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सहायता दी जा रही, यानी ये अनाज मंडियों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए योजना है, जिसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना। तो इसके तहत कौन कौन सी सहायता किसी अनाज मंडी श्रमिक को दी जाती है, कृषि श्रमिक को दी जाती है, हमसे पूछा है। तो गर्भावस्था सहायता, विवाह हेतु सहायता, मेडिकल सहायता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, क्योंकि सारे प्रकार की सहायताएं जो है वो एक अनाज मंडी में काम कर रहे श्रमिक को दी जाती है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो इस योजना को भी अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो अभी न्यूज़ में चल रहा है तो उससे रिलेटेड ये योजना है। तो इसमें गर्भावस्था सहायता दी जाती है, जिसमें लाइसेंस प्राप्त जो महिला श्रमिक है उसको 2 और गर्भावस्था अवधि के लिए 45 दिनों की गैर कुशल श्रम दर के बराबर राशि की गर्भावस्था सहायता प्रदान की जाती है। उसको 45 डेज का लेबर का जो है पैसा फ्री में दिया जाता है 2 गर्भावस्था अवधियों के लिए। विवाह के लिए क्या सहायता दी जाती है, यानी कोई लाइसेंस प्राप्त महिला श्रमिक है, उसकी शादी है तो भी 50,000 रुपये, और उसकी 2 बेटियों की शादियों के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता मिलती है। उसके अलावा छात्रों के लिए अगर उनके बच्चे हैं तो उनको छात्रवृत्ति मेधा पुरस्कार, यानी अगर कोई श्रमिक है उसके बच्चे ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसकी बेटी को छात्रवृत्ति दी जाएगी। चिकित्सा सहायता, लाइसेंस प्राप्त श्रमिक को गंभीर बीमारी के मामले में 20,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी अगर वो किसी सरकारी या सरकार द्वारा अधिकृत किसी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुआ है। माता पिता की छुट्टी, पुरुष लाइसेंस प्राप्त श्रमिक को 2 गर्भावस्था अवधि के लिए 15 दिन की मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा, यानी माता और पिता दोनों को गर्भावस्था सहायता दी जाएगी। यानी पिताजी को भी जो है बच्चे की केयर करने के लिए 15 दिन का मजदूरी भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से मित्रों, आज के हमारे राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण के एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आज हमने 10 एमसीक्यू प्रश्न डिस्कस किए पहले और दूसरे पार्ट से। अब हम जो पार्ट 2 लेकर आएंगे उस पार्ट 2 के अंदर हम तीसरे और चौथे पार्ट से जो है एमसीक्यू प्रश्न आर्थिक सर्वेक्षण से डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से हम हर पार्ट में 2-2 चैप्टर्स जो है वो टारगेट करेंगे और हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पिकअप करेंगे, ताकि आर्थिक सहायता से आर्थिक सर्वेक्षण से जो भी 20 से 25 प्रश्न आते हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जो है एग्जाम में सॉल्व कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतुल IAS एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।